हेलो एंड वेलकम बैक मेरे मैथ वाले दोस्तों। तो आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। लोग कहते हैं कैलकुलस है, हार्ड है, बहुत हार्ड है। लेकिन कैलकुलस में भी डिफरेंशिएशन एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। और मैं आखिर डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्या हुआ? अभी भी 10th खत्म की है और सोच रहे हैं भैया डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ा रहे हैं? डिफरेंशिएशन का क्या काम है अभी? ये तो 12th में आएगा ना। लेकिन डिफरेंशिएशन 12th में आता है, लेकिन जो उसके बेसिक्स हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है आपको 11th क्लास के फिजिक्स में। तो जो जो चीज़ें 11th क्लास की 12th क्लास के फिजिक्स में ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं उतने लेवल का भी यहाँ डिफरेंशिएशन बताने वाला हूँ। शुरू शुरू में तो मैं यहाँ पे पहला फर्स्ट प्रिंसिपल बताने वाला हूँ कि आखिर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, और फिजिक्स में आखिर उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, ये चीज़ें बताने वाला हूँ। और और क्या करने वाले हैं? ये तो पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी लाएंगे। पार्ट 2 में क्या करेंगे? पार्ट 2 में हम डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में जानेंगे, जिसकी ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन सॉल्विंग में। फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स पता होने चाहिए। कोई एडवांस लेवल फिजिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बेसिक लेवल डिफरेंशिएशन और कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स पता होने चाहिए। और रूल्स हम कौन सी क्लास में सीखते हैं? अभी जो फर्स्ट प्रिंसिपल सीखने वाले हैं वो हम 11th में सीखते हैं। लेकिन जो रूल्स हैं जैसे कि प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, ये जो रूल्स हैं इनकी ज़रूरत और ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ ज़्यादातर कहाँ कहाँ ये चीज़ आखिर हम सीखते कब हैं? ये चीज़ हम 12th क्लास में मैथ में सीखते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत तो फिजिक्स में पड़ रही है, 11th क्लास में ही पड़ रही है, तो कुछ तो सीखना पड़ेगा। तो वही चीज़ें हम यहाँ आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन आखिर काम क्या करता है? तो डिफरेंशिएशन नाम में ही दिखा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। पार्ट्स को क्या कर रहा है? चीज़ों को क्या कर रहा है? चीज़ों को तोड़ रहा है, छोटा कर रहा है। यही तो मतलब है डिफरेंशिएट, मतलब क्या करना? बांटना, पार्ट्स में बदलना, तोड़ना, उनको पार्ट्स में तोड़ना और छोटा करना, यही तो काम है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशियल कैलकुलस यानी जो डिफरेंशिएशन है इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, और फिजिक्स में आखिर हम जनरली क्या यूज करने वाले हैं? तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी फंक्शन, कोई फंक्शन था, फंक्शन के बारे में मैंने कब बताया था? मैंने लॉगरिथम में बताया था। अगर लॉगरिथम की सीरीज नहीं देखी है मेरी तो क्या कर सकते हैं, आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लॉगरिथम की सीरीज मिल जाएगी आपको। लॉगरिथम की सीरीज देखिए। लॉगरिथम भी एक अच्छा टॉपिक है और उसकी जरूरत भी आपको 11th और 12th में पड़ती है। तो क्या कर सकते हैं, उसमें मैंने फंक्शन का एक बेसिक सा चीज बताया है, एक सिंपल सी चीज बताई है। क्या बताई है? कि जो फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन, जैसे मैं यहाँ फंक्शन एफ ले रहा हूँ, कोई एक फंक्शन है एफ, ठीक है, और इसके अंदर अगर हम कोई इनपुट दें, इनपुट ले रहे हैं एक्स, तो हमको एक आउटपुट मिलता है जो कि होता है कुछ ना कुछ तो आउटपुट होगा। मान लेते हैं यहाँ हमारा आउटपुट है वाई। तो फंक्शन एक क्या है? फंक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें अगर हम कुछ इनपुट दें, कुछ अगर इनपुट दें तो हमें कुछ आउटपुट मिले। ये जो चीजें हैं यही हमारा एक फंक्शन कहलाता है। इसके अलावा और कुछ फंक्शन के बारे में जानने की जरूरत नहीं। हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं जानना, हमें खाली इतना जानना है जितना हमें फिजिक्स में जरूरत पड़े। खाली इतना ही जानना है। और कितना जानना है जो फिजिक्स में हमें जरूरत पड़ती है या किसी भी जगह पे हमें जरूरत पड़ती है, इसी चीज की जरूरत पड़ती है। लॉगरिथम भी एक फंक्शन है, उसमें मैंने सेम चीज ही बताई, यही एक चीज बताई और कुछ नहीं बताया। सिंपल सा बताया है कि एक इनपुट और एक आउटपुट मिलता है बस, और हमें कुछ ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा डिफरेंशिएशन का पहला टॉपिक, जो कि है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। और शुरुआत करते हैं स्लोप से, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या किया जाए? तो शुरू करते हैं स्लोप से। किस टॉपिक से शुरू करने वाले हैं? शुरुआत करने वाले हैं हम टॉपिक जिसका नाम है स्लोप। स्लोप के बारे में पढ़ा होगा। स्लोप क्या होता है? ढलान ही तो है। स्लोप क्या है? ढलान है? और क्या चीज है? लेकिन कैसी ढलान? क्या बोर्ड में कोई ढलान है क्या? यहाँ डिफरेंशिएशन के एफ में जो ढलान है वो देख रहे हैं हम, यहाँ टी में ढलान दिख रही है वो देखने वाले हैं। फिर कौन सी ढलान देखने वाले हैं? तो स्लोप और ढलान जो है वो हम देखने वाले हैं एक फंक्शन के ग्राफ की। मैंने बताया फंक्शन क्या है, एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। तो फंक्शन का, अगर हम कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कि ये एक फंक्शन, कोई फंक्शन लिया था हमने, उसका एक ग्राफ बना लिया मैंने। कोई भी फंक्शन था, रैंडम फंक्शन, हमें उस फंक्शन के बारे में नहीं पता, लेकिन हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं उस फंक्शन का। ठीक है, तो ये वाला जो डायरेक्शन बनने वाला है, ये कौन सा डायरेक्शन बनने वाला है? वाई डायरेक्शन बनने वाला है। ये वाला जो डायरेक्शन बनने वाला है ये एक्स डायरेक्शन का बनने वाला है। ये तो पढ़ा ही था, एब्सिसा ऑर्डिनेट है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है ना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हैं इधर फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सारे क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं हम। तो शुरुआत करते हैं, एक सिंपल सा एक ग्राफ लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन कर्व है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। क्या है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है मैंने। क्या लिया है? एक स्ट्रेट लाइन ली है। क्या लिया है? एक स्ट्रेट लाइन ली है। अब इस स्ट्रेट लाइन में क्या कर सकते हैं? अब क्या इसमें कुछ ढलान दिख रही है आपको स्ट्रेट लाइन में? क्या इसमें कुछ ढलान दिख रही है? दिख रही है ढलान? दिख रही है क्या? ये ढलान ही तो है, ये ढलान ही तो है, हैं? ये क्या है? ये ढलान ही तो है, हैं? अब भैया गर्मी का मौसम है, कोल्ड ड्रिंक पीते हो गए तो जो कोल्ड ड्रिंक 10 के सिक्के से खरीदते हैं वो सिक्का अगर यहाँ रखे तो डगरेगा भी तो, ढलान है ना, डगरेगा, आराम से डगरेगा, पूरा यहाँ से नीचे तक आएगा, ढलान है। इसी ढलान को क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। और इसी चीज को जब हमें निकालना होता है उस जगह पर हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। जब हमें किसी भी फंक्शन के ग्राफ का ढलान या स्लोप निकालना होता है तो स्लोप को निकालने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं, जो टूल हम यूज करते हैं, उस टूल को कहते हैं डिफरेंशिएशन। वही है डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन का कहाँ काम आता है अभी पता नहीं चल रहा होगा। अभी तो लग रहा होगा अगर ढलान पढ़ा है कैसे निकालते हैं, स्लोप पढ़ा है कैसे निकालते हैं, तो लग रहा होगा ये तो स्लोप आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? नहीं पता तो भी जान लो कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले पूरे पूरे ये जो पूरी लाइन है, पूरी जगह पर हर जगह ढलान बराबर है, हर जगह ढलान बराबर है। चाहे सिक्का यहाँ छोड़े तब भी वैसे ही डगरेगा, या सिक्का यहाँ छोड़े तब भी वैसे ही डगरेगा, कहीं से भी छोड़े ढलान तो बराबर है ना, डगरेगा तो वैसे ही सिक्का है। ढलान तो हर तरफ बराबर ही है, तो हम किसी भी जगह के निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, ये 2 पॉइंट्स ले लिया और इन दोनों की बीच की जो ढलान है, ये जो ढलान है, ये ढलान निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे आता है देखो, क्या ये चीज बनेगी? क्या ये एक ट्राइंगल बन सकता है? यहाँ पे 90 डिग्री का ट्राइंगल बन सकता है। क्या मैं इसको यहाँ पे एक ट्राइंगल बना सकता हूँ? फिर क्या होने वाला है? ये जो ट्राइंगल है इसमें क्या होने वाला है? जो ये वाला पार्ट है ये एक्स एक्सिस पर कहीं लाई कर रहा है भैया, इसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा। क्या होगा? कोई एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा। मान लेते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? वो एक्स कोऑर्डिनेट है तुम्हारा x1 है। इसका भी कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा। इसका मान लेते हैं कि ये x2 कोऑर्डिनेट पर है। क्या यही चीज बात है? क्या यही बात है? समझ में आ रहा है? क्या यही है? इसका जो पॉइंट होगा इसका कोई ना कोई 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है ना, ये कोऑर्डिनेट्स ही तो हैं 2, यही तो है। तो इसमें कोई x पॉइंट होगा, कोई y पॉइंट होगा, इसमें भी कोई x पॉइंट होगा, कोई y पॉइंट होगा। तो इसका जो x है उसे क्या मान लिया? x2 है। इसका जो x है उसे क्या मान लिया? x1 है। तो ये वाला जो y होगा, ये y क्या होगा? मान लेते हैं कि ये जो इसका y कोऑर्डिनेट, ये वाला y कोऑर्डिनेट है, ये तुम्हारा y1 है। और जो इसका ये वाला y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? ये मान लेते हैं कि ये y2 कोऑर्डिनेट होने वाला है। क्या मान ले रहे हैं? कि ये y2 कोऑर्डिनेट होने वाला है। अब क्या कर सकते हैं? स्लोप कैसे निकालते हैं? तो अगर इस तरीके का अगर आपको कुछ मिल रहा है तो इस तरह की सिचुएशन में स्लोप क्या होगा? क्या होगा स्लोप? स्लोप क्या होने वाला है? देख लो क्या होने वाला है। जो स्लोप होगा, जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा तुम्हारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के इक्वल होता है। जब भी इस तरह के ग्राफ मिले, अगर आपको इस तरह का कोई ग्राफ मिल जाए या आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाए जिससे कोई ग्राफ बन रहा हो, तो क्या कर सकते हैं हम? उस इक्वेशन की आखिर हम उस लाइन की जो बन रही है, जो हमारी लाइन बन रही है, उसका स्लोप अगर हम निकालें तो वो स्लोप क्या होने वाला है? वो ये होने वाला है। क्या होने वाला है? ये स्लोप होने वाला है। ये है तुम्हारा स्लोप का फॉर्मूला। अगर पहले से पढ़ा है तो समझ जा रहे हो, कोई बात नहीं। नहीं पढ़ा है तो देख लो कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब चलो इस स्लोप के फॉर्मूले को जरा थोड़ा सा समझते हैं और फिर अभी जानेंगे कि आखिर इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी क्या रोल है, वो भी जानने वाले हैं। चलो देखते हैं क्या है। तो अगर यहाँ देखें तो ये जो स्लोप है y2 माइनस y1, ये मैंने क्यों लिया? x2 माइनस x1 क्यों लिया? ये क्यों लिया? चलो देखते हैं क्यों लिया। स्लोप जो होता है हमारा, असल में जो स्लोप होता है वो ये वाली लाइन डिवाइडेड बाय ये वाली लाइन होती है। क्या होता है? ये वाली लाइन डिवाइडेड बाय ये वाली लाइन। किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का जो स्लोप होता है वो उन 2 पॉइंट्स के साथ में बनने वाला जो ट्राइंगल है, क्या ये जो ट्राइंगल है,
जो कि 90 डिग्री ट्राइंगल होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री ट्राइंगल होगा। तो ये जो ट्राइंगल है इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो ट्राइंगल है इसका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वही हमारा जो लाइन है उसी का स्लोप, उसका ढलान होता है, वही होता है और कुछ नहीं। और यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही ढलान है, तुम अगर यहाँ निकालोगे तो भी वही ढलान आएगी, सेम स्लोप आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है, एक स्ट्रेट लाइन का जो तुम्हारा स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? स्लोप जो होता है किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का, एक लीनियर इक्वेशन का जो स्लोप होता है, लीनियर इक्वेशन से बनने वाली लाइन का, वो एक कांस्टेंट स्लोप होता है, उसका एक कांस्टेंट स्लोप होता है। यहाँ पे भी उतनी ही ढलान है जितनी ढलान यहाँ पर भी है, सेम ढलान हर जगह मिलेगी, इस वजह से हमने सिर्फ यहाँ का ढलान निकाला। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं, देखो और हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, जरा एक चीज ये जान लेते हैं, छोटी सी चीज, वो क्या है कि आखिर जब मैंने कहा कि ये लाइन, इतनी सी जो ये लाइन है, ये डिवाइडेड बाय ये, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है, तो ये चीज कैसे सही हो रही है? तो जान लेते हैं एक छोटी सी चीज, क्या ये पूरा डिस्टेंस कितना था? y2 था। क्या था? ये पूरा डिस्टेंस y2 था। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ, जीरो से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? ये क्या है हमारा? ये सेंटर है, ये हमारा जीरो है, और क्या है? जीरो है। तो जीरो से लेकर यहाँ तक कितना था? y2 था। तो जीरो से लेकर यहाँ तक कितना था? y2 था। और जीरो से लेकर यहाँ तक कितना है? ये देखो कितना है? y1 है। तो अगर मुझे इतनी दूरी निकालनी है तो क्या कर सकते हैं हम? ये जो पूरा है, इस पूरे में से इतना गायब कर दूं मैं। ये जो पूरा है, ये जो पूरा लाइन है, इसमें से अगर मैं इतना हटा दूं तो क्या ये बचा कुचा लाइन मिलेगा? यही तो होगा। हमारी दूरी कितनी थी? हमारी दूरी कितनी थी? कुछ इतनी दूरी थी। ये मेरा हाथ जहां तक है, ये देखो मार्कर, यहीं तक पहुंच सकते थे। ये टोटल दूरी थी, लेकिन हमको तो खाली इतनी चाहिए ना। तो इतने में से ये इतना हिस्सा अगर हटा दूं मैं, ये जो बची दूरी है वही तो हमारा लाइन है, वही तो है। तो पूरा कितना है? y2 है, y2 रहा। उसमें हम क्या हटा दें, क्या माइनस कर दें? इतना हिस्सा जो कि क्या है? y1 है। तो इतने पूरे में से इतना हिस्सा मैंने y माइनस किया है और हमको इतना हिस्सा मिल गया है। तो ये y2 माइनस y1 वहां से आया है। और सेम डील x2 माइनस x1 की भी रहती है। पूरा इतना हिस्सा x2 है और हमें तो सिर्फ इतना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे में से इतना हिस्सा क्या करते हैं? हटा देते हैं, और जो बचता है वही हमें चाहिए होता है, उसी का तो रेशियो निकालना है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्या रोल है? ट्रिग्नोमेट्री का क्या रोल है? तो जान लो ट्रिग्नोमेट्री का क्या रोल है। ये जो तुम्हारा ये एंगल मान लेते हैं, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका एंगल भी कुछ हो सकता है। ये मान लेते हैं ये एंगल हमारा एक थीटा एंगल है। क्या एंगल है? एक थीटा एंगल है। तो थीटा एंगल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसका स्लोप क्या आने वाला है? देखो क्या आने वाला है स्लोप। इसका जो स्लोप होता है, मान ले रहे हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका जो स्लोप होगा इस एंगल के टेंजेंट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? उस एंगल के टेंजेंट के बराबर होगा। टेंजेंट क्या होता है? क्या होता है? टैन थीटा होता है। क्या होता है? टैन थीटा। जो तुम लोगों ने टैन थीटा पढ़ा है वो क्या होता है? वही हमारा टेंजेंट होता है। तो इसका इनपुट क्या है? थीटा। तो अगर हमको स्लोप निकालना है तो हम स्लोप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जो ये एंगल बन रहा है, मान लेते हैं कि वो थीटा एंगल है, तो जो स्लोप होगा वो टैन थीटा के बराबर होगा। सीधी सी बात है, सिंपल सा टॉपिक है। और क्या चीज है, कैसे मैं कह रहा हूँ टैन थीटा के बराबर होगा? टैन थीटा क्या होगा? अगर यहाँ स्लोप पे देखें तो टैन थीटा क्या होगा? ये वाला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ये वाला बेस, वही तो होगा। ये वाला परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ये वाला बेस, वही तो है टैन थीटा। और स्लोप क्या था? ये वाला परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ये वाला बेस। खत्म हो गया। और क्या दिख नहीं रहा? दोनों सेम है क्या? परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 ही तो है और बेस x2 माइनस x1 ही तो है। तो अगर मैं tan थीटा निकालूंगा तो क्या यही चीज तो मिल जाएगी? और ये चीज क्या होती है? स्लोप होती है। तो मतलब कि सवाल में ये x1 x2 y1 y2 की जरूरत नहीं है। अगर हमें सिर्फ एंगल भी मिल जाए ना तब भी हम उसका स्लोप बता सकते हैं, क्योंकि हम एंगल का फिर टेंजेंट ले लेंगे और वही स्लोप हो जाएगा। सिंपल सा है। अब यह जो पार्ट मैंने बताया, यहां से स्लोप का जो टॉपिक है वो तो होता है खत्म। क्या होता है? स्लोप का टॉपिक खत्म होता है। अब हम बात करने वाले हैं एक और छोटा सा टॉपिक है, हम उसके बारे में थोड़ा सा ही जानेंगे, जिसकी जरूरत पड़ती है हमें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन सीखने में, जो कि है लिमिट्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब
अगले टॉपिक पर, जो कि है क्या है, लिमिट्स है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिमिट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्या शुरू करने वाले हैं, लिमिट्स। और इस पार्ट में लिमिट्स तक ही सीमित रखेंगे। लिमिट है तो लिमिटेड रखते हैं, आगे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। लिमिट्स जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि आखिर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन मैं अभी ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा, और मैं एक तरीके से सिखा नहीं रहा हूँ। मैं इस बार फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं खाली लिमिट सिखाने वाला हूँ। लिमिट्स के बाद फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन कब सीखेंगे, हम पार्ट 2 में सीखेंगे, क्योंकि वो भी एक अच्छा खासा टॉपिक है। वो भी स्लोप और लिमिट्स दोनों का मिक्सचर है। वो टॉपिक क्या है, स्लोप और लिमिट्स दोनों का मिक्सचर है। तो अभी खाली लिमिट्स जानने वाले हैं, जान लेते हैं लिमिट्स क्या चीज है। क्या चीज, लिमिट। लिमिट्स क्या चीज है, लिमिट्स क्या चीज है। तो लिमिट्स सीखने के लिए क्या करते हैं, लिमिट्स के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि लिमिट क्या चीज है। ठीक है, लिमिट्स भी हम बेसिक लेवल पे जानेंगे, सिंपल। हम कोई मैथ के वो नहीं बनने वाले हैं, अभी हम मैथ एकदम अच्छे तरीके से नहीं सीख रहे हैं, हम 11th क्लास का चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम खाली उसके लिए सीख रहे हैं ताकि हम समझ सके कि डिफरेंशिएशन क्या चीज है। हम खाली उतनी ही लिमिट सीखेंगे, ज्यादा नहीं सीखेंगे। हम खाली उतना ही सीखेंगे जिसमें हम डिफरेंशिएशन को समझ पाए कि ये डिफरेंशिएशन है क्या चीज। मैं खाली ये सारी चीजें डिफरेंशिएशन को समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, इस पे सवाल नहीं आएंगे। ये खाली चीजें मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन को समझाने के लिए। और लिमिट्स की जरूरत हमें पड़ती है जब क्लास 12th में आएंगे, तो हमें कुछ जगहों पर लिमिट्स की भी जरूरत पड़ती है। लिमिट्स भी एक खुद में टॉपिक है, इस वजह से मैं लिमिट्स को भी एक टॉपिक के रूप में पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं सीधा डिफरेंशिएशन भी पढ़ता। तो लिमिट्स क्या चीज है, अगर किसी इक्वेशन आपको कुछ ऐसा सा लिखा हुआ मिल जाए, LIM, कोई भी एक्सप्रेशन है आगे, उससे पहले आपको LIM मिल जाए, और LIM के साथ क्या हो, कोई वेरिएबल हो। कोई वेरिएबल मान लेते हैं कि x, जो कि कहीं पे भी टेंड हो रहा हो, जैसे कि 3 की तरफ जा रहा हो। इस तरीके के नोटेशन अगर कहीं दिख जाए, तो फिर आगे कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। एक्सप्रेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल ले लेते हैं, x² - 2 अपॉन x + 3। एक एग्जांपल ले लिया मैंने लिमिट का। ये मैंने क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया, सिंपल सा एग्जांपल है लिमिट का। ठीक है, तो लिमिट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लिमिट्स क्या चीज है, कुछ ऐसा सा अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए, जो LIM एक्सप्रेशन से पहले दिख जाए, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि x, ये एरो बताता है टेंडिंग टू, मतलब जो x है वो अप्रोच कर रहा है, वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो x 3 के पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है, 3 के पास जा रहा है। अच्छा, हम तो सीधा सीधा कह सकते थे कि x 3 के बराबर है। जब वो 3 के पास जा रहा है, बहुत पास पहुंच गया है, तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि x 3 के बराबर है। हमको अगर x की जगह पर 3 चाहिए, तो हम सीधा सीधा x को इक्वल 3 कर सकते हैं, सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो x है वो 3 के इक्वल है। लेकिन लिमिट का हम यूज क्यों करते हैं, जब हम लिमिट का यूज करते हैं, तो लिमिट का यूज इस वजह से करते हैं ताकि हम ये ना कहें, हम सीधा सीधा कह तो सकते हैं कि x 3 के इक्वल है, लेकिन जब हमें ये कहना हो कि x 3 के बहुत पास है, 3 नहीं है लेकिन 3 के बहुत पास है, इतना क्लोज कि वो 3 के बराबर लगभग हो गया है, बहुत पास है, उनके बीच की दूरी इतनी कम हो गई है कि वो नेग्लिजिबल हो गई है, तो उन सिचुएशंस में हम किसका यूज करते हैं, हम लिमिट्स का यूज करते हैं। उन सिचुएशंस में हम किसका यूज करते हैं, लिमिट्स का यूज करते हैं। और वही चीज हम डिफरेंशिएशन में भी अभी इसका यूज करेंगे। अभी हम बहुत सारी चीजों को जीरो के बहुत पास भेजने वाले हैं। तो लिमिट्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्या तरीका है लिमिट्स को सॉल्व करने का। तो लिमिट्स को सॉल्व करने के तरीका एक ही सिंपल सा तरीका है, लेकिन उसके लिए हमें एक छोटा सा नियम जान लेना होगा। वो नियम क्या है, वो नियम क्या है कि कभी भी कोई भी लिमिट का जो ये वाला पार्ट है, लिमिट जब भी हम लें तो किस तरीके की फॉर्म नहीं बननी चाहिए, मतलब हमारा आंसर किस तरीके के में नहीं आना चाहिए। तो किस तरीके में नहीं आना चाहिए, 0/0 फॉर्म, कहीं पर भी इस तरीके का फॉर्म नहीं दिखना चाहिए। और किस तरीके का 1/0 फॉर्म, कहीं पर इस तरीके का फॉर्म नहीं दिखना चाहिए। और किस तरीके से ∞/∞ का फॉर्म नहीं दिखना चाहिए, कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं, ये लिमिट्स में अलाउ नहीं है। अगर लिमिट आप लगा रहे हैं तो ये सारे आंसर्स नहीं आने चाहिए। अब लग रहा है कि आंसर्स बता दिया
भैया ये बता दिया लिमिट लिखा कैसे जाता है, ये बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, ये तो बताया नहीं कि लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं, पहले ही आंसर की बात चल रही है। तो बताया लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल सा है, देखो क्या करते हैं। लिमिट सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, जो भी यहाँ वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है यहाँ पर, इस केस में क्या दी गई है, कमेंट बताओ फटाफट, क्या दी गई है, 3 दी गई है, क्या दी गई है, वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है। उस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ एक्सप्रेशन में क्या कर दो, पुट कर दो, बस काम खत्म, हो गई तुम्हारी लिमिट सॉल्व। क्या कर दो, इस वैल्यू को यहाँ एक्सप्रेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। तो यहाँ 3 है तो x की जगह पे क्या पुट करना है, 3 करना है। तो आंसर तुम्हारा पता है क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर -2 अपॉन में 3 प्लस 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 9 माइनस 2 क्या होता है, 9 माइनस 2 होता है कितना होता है, 7 होता है। तो क्या आएगा, 7 अपॉन 9। ये है तुम्हारा क्या, इस लिमिट का आंसर, और कुछ नहीं। क्या है, यही है इस लिमिट का आंसर, और कुछ नहीं है। यही एक सिंपल सी चीज है, यही एक क्या है, सिंपल सी चीज है, यही तुम्हारी लिमिट है। लिमिट में और कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है कि ये 3 जहां पे जो भी कह रहा हो, अगर ये x टेंडिंग टू 2 होता तो यहाँ पे हम 2 पुट करते, यहाँ x टेंडिंग टू 3 है तो हम 3 पुट करेंगे, 4 होता तो 4 पुट करते, 0 होता तो 0 पुट करते। बस सीधी सी बात है, 0 पुट कर दो, हमको कुछ एडवांस लेवल पे हम नहीं जानने वाले हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, LHL होता है, RHL होता है, कंटिन्यूटी होती है लिमिट्स में यूज करने की वजह से, लिमिट्स यूज करते वक्त। लेकिन ये सब चीजें नहीं पढ़नी है हमें मैथ नहीं पढ़ना है अभी यहाँ पे। अभी हमें सिर्फ मैथ उतना ही पढ़ना है जितना हमें 11th-12th में जरूरत पड़े फिजिक्स में, खाली उतना पढ़ना है। तो ये वीडियो सिर्फ मैथ वाले लोगों के लिए नहीं है, हमारे मैथ वाले दोस्तों के लिए नहीं है, ये बायो वाले दोस्तों के लिए भी है। जो बायो वाले हैं 11th-12th में साइंस है, ऑब्वियसली फिजिक्स पढ़नी है, उसके लेवल की मैथ जाननी है, तो ये उसी लेवल मैथ है और कुछ नहीं। ठीक है, अब लिमिट का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जरा क्या कर लें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं लिमिट का दूसरा एग्जांपल। तो लिमिट का दूसरा एग्जांपल में मान लेते हैं कि ये कोई लिमिट है, क्या लिमिट है, ये एक लिमिट ले रहे हैं, क्या लिमिट ले रहे हैं, क्या ले लिया जाए कि x क्या हो, x टेंडिंग टू 0, क्या हो, x टेंडिंग टू 0 हो, और क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में x। ठीक है, ये चीज होने वाली है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर साफ साफ सीधा सॉल्व करने जाएं, जैसे इसको किया था, कैसे किया था, यहां जो वैल्यू दी थी उसको यहां पुट कर दो, ये तो किया था, यहां जो वैल्यू दी थी उसको यहां पुट कर दो और सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। ये तो करना होता था, यहां पे भी वो करने का ट्राई करें क्या, करके देखते हैं क्या आने वाला है। इसको मैं यहां करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो बनेगा 0, माइनस x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 बनेगा, डिवाइडेड बाय x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, तो क्या ये 0 अपॉन 0 आ जाएगा, क्या यही चीज आएगी, क्या 0 अपॉन 0 आएगा। लेकिन हमें 0 अपॉन 0 चाहिए क्या, 0 अपॉन 0 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, 0 अपॉन 0 तो हमें नहीं चाहिए, तो 0 अपॉन 0 आ गया। अब कैसे करें, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम लिमिट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, हम यहाँ चीजें बदलते हैं। अगर यहाँ ध्यान से देखो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये लिमिट है x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे ऊपर x कॉमन आ रहा है, क्या ऊपर x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, अपॉन में x बचेगा, क्या ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नई लिमिट क्या बनेगी, क्या कुछ ये लिमिट बनेगी, x टेंडिंग टू 0 x माइनस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x की जगह पे क्या पुट करो 0, तो 0 माइनस 1 आएगा, जो कि क्या आएगा -1। तो हमारी लिमिट का आंसर क्या आया, -1 आया। अच्छा, एक और चीज करके देखते हैं जरा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। यहाँ पे अगर अच्छे से कभी मैथ पढ़ी है तो यहाँ पे एक छोटा सा डाउट आया हो, अगर कभी अच्छे से मैथ पढ़ी है, हर चीजों पे ध्यान दिया है, तो यहाँ एक छोटा सा डाउट आया होगा। क्या डाउट आया होगा, क्या ये x जो है वो 0 के बराबर हो रहा है,
यहाँ पे मैंने पुट भी किया था x को 0, ये तो हो रहा है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं 0 से 0 को काट के आंसर 1 ला रहा हूं। क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या कभी 0/0 या 1 होता है? कभी नहीं होता। होता है? नहीं होता। फिर भी मैं यहाँ ये जो x है जो कि 0 के पास जा रहा था, मैंने काट दिया और क्या आ गया, 1 आ गया। यही तो आया। तो इस डाउट को क्लियर भी कर देते हैं। कैसे करेंगे? मैंने सबसे पहली चीज क्या बताई थी, जब मैं ये बता रहा था तो मैंने बताया था कि हम x को 3 के इक्वल डायरेक्ट क्यों नहीं पुट करते, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो x है वो 3 के पूरे इक्वल ना हो, 3 के बहुत पास हो, इतना पास कि वो नेग्लिजिबल हो, इतना पास हो कि वो नेग्लिजिबल हो। ठीक है, यहां पे भी जो x है ये 0 हो रहा है क्या? वो 0 हो रहा है क्या? वो 0 नहीं हो रहा है, वो 0 के बहुत पास है, 0 के बहुत पास है। अब उसका अगर एग्जांपल लें तो 0/0 तो 1 के बराबर नहीं होता है, लेकिन 0 के बहुत पास जाए क्या, ऐसे भी कह सकते हैं 0.000000001 डिवाइडेड बाय 0.0000001। क्या ये नंबर भी 0 के बहुत पास है, नेग्लिजिबल अमाउंट में पास है, ये वाला नंबर भी 0 के बहुत पास है, लेकिन ये दोनों का क्या 0 है? 0 नहीं है ना। लिमिट का मतलब क्या है, 0 के बहुत पास जाना, इतने पास कि वो नेग्लिजिबल अमाउंट पे पहुंच जाए। ये एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट पे, लेकिन 0 है क्या? ये 0 तो नहीं है, ये अभी भी तो कट के 1 ही देंगे, कट के तो ये अभी भी 1 देंगे ना, भले ही ये 0 नहीं है। हमने क्या देखना था, लिमिट का तो मतलब यही है ना कि ये 0 के बहुत पास जाए, तो ये 0 के पास जा रहा है, लेकिन 0 थोड़ी ना हो रहे हैं, तो ये कट के 1 देंगे, 0 होते तो 1 नहीं देते। इस वजह से हम लिमिट यूज करते हैं, ना कि कहते हैं कि वो बराबर। इस वजह से हम लिमिट्स का यूज करते हैं। और हमें एक्स्ट्रा और कुछ नहीं जानना, बस लिमिट्स में हमें इतना ही जानना है। लिमिट्स में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, लेकिन फिजिक्स समझने के लिए हमें बस इतना ही जानना है। कितनी फिजिक्स समझने के लिए? क्लास 11th और 12th तक की फिजिक्स को समझने के लिए बस, और हमें इसमें कुछ नहीं जानना। तो अब जो ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, इस टॉपिक के साथ मैं वीडियो को करता हूं खत्म। तो लिमिट्स आज खत्म किया है। अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है जो मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं। मैं उसमें डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझाऊं कि डिफरेंशिएशन क्या चीज है, क्या चीज है, उसमें बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या चीज है। लेकिन उसको समझने में लिमिट्स की जरूरत पड़ती है, और ये चाहिए होता है कि आखिर स्लोप क्या चीज है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें स्लोप नहीं पता और हमें लिमिट्स नहीं पता तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो उसको करने के लिए हमें लिमिट्स और स्लोप चाहिए, और वो खुद में एक अच्छा खासा टॉपिक है। तो अगली वीडियो में सिर्फ वहीं जानेंगे और एक छोटा सा एक क्वेश्चन करके देखेंगे, ताकि अच्छे से समझ में आए कि डिफरेंशिएशन क्या है। फिर उसके अगले क्लास में हम एक्चुअल डिफरेंशिएशन जानेंगे और डिफरेंशिएशन के रूल्स, यानी पार्ट 3 में हम कुछ एक्चुअल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन के रूल्स जानने वाले हैं, जिसे एक्चुअली में आप क्लास 11th और 12th में यूज करने वाले हैं। ये सारी चीजें, ये लिमिट्स आप थोड़ा सा यूज करेंगे, जो स्लोप वाला पार्ट है वो भी आप यूज करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है उसको हम यूज ही नहीं करते हैं एक तरीके से क्लास 11th 12th में। लेकिन अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं समझेंगे तो हम अगला वाला जो एक्चुअल एडवांस लेवल जो डिफरेंशिएशन है, जिसकी जरूरत पड़ती है हमें, एडवांस नहीं बेसिक है वो, खाली कुछ एडवांस लेवल डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, खाली बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं, तो जो एक्चुअल में जिसकी जरूरत पड़ती है हमें फिजिक्स में, खाली हम वो चीजें सीखेंगे और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। मैथ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।